हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल गुरु कृपा फिजिक्स एकेडमी। गाइस, इस लेक्चर में हम साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम जानते हैं कि ये साइक्लोट्रॉन है क्या। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यूजफुल डिवाइस जिसे हम बहुत से पर्पज के लिए यूज करते हैं। अब इसका यूज क्या है, अगर हम सबसे पहले यूज समझ लें तो फिर देखेंगे हम इसकी स्टडी करते समय कि इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो साइक्लोट्रॉन से हमारा एक ही पर्पज है कि हाई वेलोसिटी की हाई एनर्जेटिक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फाइंड करना। ओके, अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हम फाइंड क्यों करते हैं, इस पे हमको देखना पड़ेगा। तो आप देखते हैं इसका बहुत ही इस मॉडर्न लाइफ में बहुत ही यूजफुल है ये एक्सेलरेटेड और हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल। कैसे? इनका मेडिकल फील्ड में भी यूज होता है। अब वो मेडिकल फील्ड कैसे? हम इन एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल के थ्रू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के आइसोटोप्स प्राप्त करते हैं। आइसोटोप्स तो आप जानते ही हैं केमिस्ट्री में, उसको मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बताऊंगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ये आइसोटोप्स मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं, जैसे डायग्नोसिस में। और बहुत ही ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी ट्रीटमेंट में भी इस आइसोटोप्स का यूज होता है। इन हाई एनर्जिक चार्ज पार्टिकल्स को कॉलिजन करा के और दूसरे टाइप के हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे न्यूट्रॉन्स। और इन हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स से एटॉमिक रिएक्शन की स्टडी की जाती है। इन फास्टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिन्हें साइक्लोट्रॉन से प्रोड्यूस किया गया है, इनको बम्बार्डिंग कराते हैं हम न्यूक्लियस पे, और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर याद करते हैं। तो ये देखिए आप, ये साइक्लोट्रॉन से तो हमने एक्सलेटेड हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस किया, पर उन चार्ज पार्टिकल का यूज बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइप से हम किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन से कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसकी स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि इसका प्रिंसिपल क्या है। एक्चुअली साइक्लोट्रॉन से हम एक्सेलरेटेड हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। और इनको कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इनको हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्रॉस्ड फील्ड होते हैं, क्रॉस्ड फील्ड मीन्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। इन दो फील्ड्स में हम इसको मूव कराते हैं, और मूव करने कराने के बाद ये हमें हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल मिलते हैं। अब ये कैसे होता है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इस टाइप से हम एक होलो सिलेंडर लेते हैं, और ये होलो सिलेंडर होना चाहिए मेटल के, जो भी मेटल यूज किया जाता है। अब उसके बाद इस होलो सिलेंडर को हम बीच से ऐसे कट कर देते हैं, ऐसा। और इधर से हम ऐसे देखेंगे, बीच से कट करने के बाद ये देख रहे हैं आप, इनको थोड़ी हम डिस्प्लेस कर दें, दूर दूर कर दें। तो अब हम यहां उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऐसा, और इधर ऐसा। और इसको हम यहां से ज्वाइन कर दिया, और इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। अब आप देख रहे हैं ये एक डी शेप का बन गया, और ये दूसरा डी शेप का बन गया। मीन से अगर हम इसको इसको D1 माने, तो इसको हम क्या सकते हैं, D2 मान सकते हैं। तो ये डी शेप है, और इसीलिए इन दोनों को हम डी बोलते हैं। इसको भी डी बोलेंगे और इसको भी डी, और दोनों मिला के क्या हो जाती है, ये डीज, डीज कहलाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस डीस में हम सबसे पहले इसको हम यहां बीच में एक सेंटर होगा, इस सिलेंडर जैसे का, जैसे हम देख रहे हैं इसको। तो इस सेंटर में हम ऐसे जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सोर्स डालते हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सोर्स रखते हैं। दोनों डीस के बीच में हम एक हाई वोल्टेज का एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं, ये। और ये जो एसी सोर्स है, ये एक ऑसिलेटर जैसा वर्क करता है, ठीक है ना। जैसे ही हम यहां पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव मीन्स ये वाला जो है ना, ये डी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ऐसा।
और इस साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इस टाइप से यहां पर हमने किया। जब ये पॉजिटिव वोल्टेज पे है और ये नेगेटिव वोल्टेज पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस टाइप से होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट है। अगर हम इसको देखते हैं, ये ऐसा रखा हुआ है तो ये ऐसा है, और अगर इसको सीधा रखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड इधर होता, ठीक है ना, इधर इधर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के पैरेलल है। एक्चुअली मैंने यहां पर समझाने के लिए जो बोर्ड में बनाया है वो ऐसा बनाया है, इधर का ये वाला हाफ सर्कल है और इधर का ये वाला हाफ सर्कल, ठीक है ना। एक्चुअली इनको जब हम कहीं लेबोरेटरी में बनाते हैं तो वो ऐसा होता है, ठीक है। तो वो जब ऐसा होगा तो हम देख रहे हैं ये इन दो, ये प्लेन है, इन इन ये प्लेन और ये प्लेन ये ऐसे हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इस साइड इधर डायरेक्शन में होगी और इस साइड भी इधर डायरेक्शन में, मींस मेरे साइड से उस साइड की ओर, ठीक है ना। ये हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर हम मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए यहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज। तो यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का एन पोल ऊपर साइड हो और एस पोल नीचे साइड हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एन पोल से एस पोल, मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। अगर इसको हम ऐसे रखें तो ये हो जाएगी इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि इधर एन पोल है और उस साइड एस पोल है। और अगर हम ये देखते हैं कि नीचे हम एन पोल लेते हैं और ऊपर एस पोल लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एन पोल नीचे से ऊपर की ओर। तो वो इस कंडीशन में यहां पर हम देखेंगे तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे इसको क्या करते हैं। लेट हमने लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, फिर ये हम यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं। ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड डायरेक्शन ऐसा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट साइड से राइट हैंड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब इस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इन जो फील्ड दोनों फील्ड हैं इनको हम क्रॉस्ड फील्ड बोलते हैं। अब हम यहां पर जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं इन दोनों डीज पर तो हम देख रहे हैं इधर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस साइड नेगेटिव चार्ज। तो यहां हम पॉजिटिव चार्ज सोर्स रखे हैं, जैसे ही यहां से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां से रिमूव होगा और वो ये पॉजिटिव पोटेंशियल को फील करेगा और इधर से नेगेटिव पोटेंशियल को फील करेगा, नेगेटिव पोटेंशियल से अट्रैक्ट होगा और ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, मींस इससे इसको रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और मूव करने लगेगा, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि ये गैप के अंदर है, तो गैप के अंदर तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगेंगे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगते हैं इस गैप के अंदर तो ये मूव करेगा और हम जानते हैं कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसके जस्ट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। तो हम इसके जस्ट पहले वाली जो वीडियो में हमने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो लेक्चर है उसमें हमने देखा था कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसको एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है और वो चार्ज पार्टिकल फिर एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है। तो यदि इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसी है तो ये ऐसे जाके और इधर ऐसे एक सर्कुलर ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा, ठीक है ना। तो ये किसके कारण हुआ है, ये जो सर्कुलर पाथ पे ये मूव करेगा ये किसके कारण हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण हुआ है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से इधर मूव कर रहा था अब ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करके मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये इस टाइप से मुड़ जाएगा, इधर आएगा और ऐसे आने लगेगा,
ठीक है ना। ये डी के अंदर तो ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, पर जैसे ही ये D2 से बाहर निकलेगा, हम इस पोटेंशियल को ऐसे सेट करेंगे कि यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाए D2 पे, और इस D1 पे अब नेगेटिव पोटेंशियल आ जाए, ये नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा यहां पर। तो अब हम देख रहे हैं कि इधर ये चार्ज पार्टिकल है, इधर मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव से ये रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इधर मूव करने लगेगा, बिल्कुल स्ट्रेट इस साइड ऐसी, ठीक है ना। तो स्ट्रेट आएगा और उसके बाद इधर से इसको धक्का लगेगा और इधर इसको अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होगी और ये इंक्रीज होगी, तो ये दूर भागने की कोशिश करेगा इस साइड, पर इसको जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड इसको इस जो ये सेंटर है इसके अराउंड में घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये आके ऐसा आ जाएगा और ऐसा होगा ऐसा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डी के अंदर अब आ गया, ये D1 के अंदर आ गया, तो D1 के अंदर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों? हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कोई होलो स्फेयर है या फिर होलो सिलेंडर है, तो उसके सरफेस के ऊपर वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पर उसके अंदर नहीं जाता है। तो वैसे यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करेगा कार्य, और इसके बाहर जब जाएगा तो इस ये गैप में बस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड तो सब जगह होता है, वो चाहे वो क्लोज्ड सरफेस वाला कोई स्फेयर हो या फिर सिलेंडर हो या फिर वो ओपन सरफेस वाला हो, ठीक है। तो यहां अंदर ये ओनली मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा, और ये एक पर्टिकुलर ऐसी रेडियस से ऐसे घूमेगा सर्कुलर पाथ पे। अब ये जैसे ही बाहर निकलने वाला है, ये जैसे ही बाहर निकलेगा, इस वोल्टेज को हम ऐसे सेट करते हैं कि यहां पर ये जो है अब ये पॉजिटिव बन जाए ये वाला, और इधर नेगेटिव हो जाए, ठीक है ना। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रखते हैं हम, ये ऑसिलेटर है यहाँ पर, इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रखते हैं। हाई क्यों रखते हैं? इससे इसकी जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी तो इसको जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, और ये चार्ज पार्टिकल ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड से ही एक्सलेट होता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड से ही इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका एक्सलेशन होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। और हम जानते हैं कि अब हम देख रहे हैं तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों? जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। जब v इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी इंक्रीज होगी। तो अब हम देख रहे हैं ऐसे ही ये इंक्रीजिंग रेडियस से अब ये मूव करने लगा, जैसे ही बाहर आएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सलेट होके और इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और जैसे ही ये एंटर होगा तो इसका रेडियस भी बढ़ जाएगा, इस टाइप से रेडियस। तो अंदर तो एक यूनिफॉर्म रेडियस से एक मूव करता है, फिर जैसे ही बाहर निकलता है तो इसको हम पॉजिटिव पे कर देते हैं और इसको नेगेटिव पे, तो इसको अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये एक्सलेट हो जाएगा अब ये गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड से, और फिर ये बढ़ी हुई रेडियस से फिर मूव करेगा इस टाइप से। अब हम यहां पर देख रहे हैं इसकी रेडियस बढ़ती जा रही है और ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, मींस इसकी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। तो हम यहां पर देखें कि एक कंप्लीट साइकिल ये जब करेगा तो जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, और एक सेकेंड में जितने साइकिल कंप्लीट करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसकी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, और जब ये जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, इस वोल्टेज अप्लाई किया है इसकी फ्रीक्वेंसी, और ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी जब इक्वल हो जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को। इस प्रकार ये चार्ज पार्टिकल
हर साइकिल कंप्लीट करने के बाद फिर से इसकी रेडियस इंक्रीज हो जाती है। मींस इंक्रीजिंग रेडियस से ये ऐसे मूव करता जाएगा, ऐसे मूव करता जाएगा। और जब ये लास्ट पे आएगा तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर हम लगाते हैं। ये रिफ्लेक्टर से ये और ये एग्जिट होता है। इसके बाहर जाने के लिए एक एग्जिट विंडो हम यहाँ पर लगाते हैं। इस विंडो से ये ऐसी बाहर निकल जाता है। अभी इसकी एनर्जी बहुत हाई हुई और यहाँ पर हम इसके ही सामने यहाँ पर कोई टारगेट रखते हैं। जैसे मैंने अभी यूज बताया कि हमको अगर तो न्यूक्लियर रिएक्शन जिस मटेरियल का हमको फाइंड करना है उसको हम यहाँ पर रख देंगे, या फिर हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है किसी एलिमेंट के लिए तो हम यहाँ पर उसको रखते हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इसको एग्जिट करते हैं। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, पर हर बार रेडियस इंक्रीज होती जा रही है और ये इंक्रीजिंग रेडियस से मूव करने लगता है। और ये एक सर्कुलर तो नहीं है यहाँ पर इसका जो पाथ है ये स्पाइरल शेप है इसका पाथ। ठीक है ना। और इस टाइप से हम इसकी हाई एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि जब हम किसी भी पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज करना हो तो उसको ज़्यादा मूव करना चाहिए, तो उसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी और वो जितना ज़्यादा टाइम तक मूव करेगा तो उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। यदि ये इस साइक्लोट्रॉन के अंदर सीधे मूव करता तो बहुत ही कम समय के बाद ये साइक्लोट्रॉन को क्रॉस करके और बाहर निकल जाता, तो उतनी एनर्जी इसकी इंक्रीज नहीं हो पाती। पर ये जब सर्कुलर पाथ ये स्पाइरल मोशन कर रहा है यहाँ पर, तो ये ज़्यादा टाइम तक मूव कर रहा है और वेलोसिटी भी उस टाइम में इंक्रीज हो रही है, तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है ना। अब हम देखते हैं ये तो स्पाइरल शेप है, पर हम यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्पाइरल शेप ऐसे हैं बहुत ही कम चेंज होता है, इनकी जो रेडियस है बहुत ही कम चेंज होती है। पर यहाँ समझने के लिए मैंने ज्यादा ज्यादा रेडियस वाला ऐसा बना दिया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक कंप्लीट साइकिल में जो रेडियस होगा, जैसे कि ये है तो इसके लिए रेडियस पर्टिकुलर ये होगी। ठीक है ना। या फिर इधर होगी या फिर इधर होगी। तो हम देख रहे हैं इसकी रेडियस क्या होगी, हर साइकिल के बाद इसकी रेडियस क्या होगी, तो वो रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो वो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, हमें यहाँ पर देखना है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स से भी इफेक्ट हो रहा है, इसको मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है। और हम इसके जस्ट पहले वाले जो लेक्चर में हमने देखा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे मूव करता है तो उसको सर्कुलर पाथ पे मूव कौन कराता है, सर्कुलर पाथ पे मैग्नेटिक फोर्स मूव कराता है। और उस मैग्नेटिक फोर्स का हमने इक्वेशन कौन सा फाइंड किया था, उसका फाइंड किया था F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि जो थीटा है ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है और वो ऐसा मूव कर रहा है, तो हमेशा वो परपेंडिकुलर ही मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तो फिर F इक्वल हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि 90 साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ F इक्वल क्यू वी बी। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसमें यही मैग्नेटिक फोर्स इसको एक सर्कुलर शेप या फिर स्पाइरल शेप पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। और हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितने होती है, वो होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां पर आर उस सर्कुलर पाथ की रेडियस होती है और वी पार्टिकल की वेलोसिटी। तो ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, मतलब ये फोर्स इसके इक्वल होना चाहिए। एम वी स्क्वायर अपॉन आर है वो किसके इक्वल है, क्यू वी बी के इक्वल। तो एक यहां से वी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एम वी अपॉन आर इक्वल क्यू बी होगा। तो अब एक कंप्लीट साइकिल करने में इसकी अप्रोक्स रेडियस क्या हो जाएगी, तो उसको हम यहां इससे फाइंड कर लेंगे। तो ये क्या होगी, ये होगी एम वी अपॉन क्यू बी इक्वल आर। ये इस रेडियस से
मूव करेगा। ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी ये इसको हम फाइंड करेंगे। मीन्स ये क्या होगा, ये v इक्वल क्यू बी आर अपॉन एम, ये इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, जब यहां पर ये मूव करेगा। तो अब वेलोसिटी भी हमने फाइंड कर ली, रेडियस भी फाइंड कर ली। अब हम यहां पर देखते हैं, तो अगर वेलोसिटी है तो उसकी एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं कि वो लास्ट में जब वो यहां से बाहर निकल रहा था तो उस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई थी, या फिर उसकी एनर्जी कितनी थी, हाईएस्ट एनर्जी होगी वो। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर होती है, और तब हम यहाँ v की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो वो जो चार्ज पार्टिकल है जो साइक्लोट्रॉन के अंदर मूव कर रहा था, उसकी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम, और v की वैल्यू है क्यू बी आर अपॉन एम, क्यू बी आर अपॉन एम और उसका स्क्वायर। उसकी वैल्यू जब हो जाएगी हाफ एम इंटू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम से एम कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो हो जाएगी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, ये 2 और यहाँ का m, तो ये उसकी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। पर अगर हम देखते हैं, हम यहाँ पर देखें कि हम इसको वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएं तो क्या उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी बहुत अमाउंट में? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम इसको यहाँ पर हमने ऑसिलेटर लगाया या फिर वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगाया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम ज़्यादा रखें तो कभी कभी क्या हो गया, अगर इसकी ये एक्सलेट होते 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 इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। पर यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर एक यहाँ छोटा सा सर्कल था, तो इसको कंप्लीट करने में मतलब यहाँ से यहाँ हाफ साइकिल कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लगेगा, और उसके बाद देख रहे हैं कि दूसरा जो हाफ साइकिल है क्या वो इस हाफ सर्कल को ट्रेवल करने के लिए ज्यादा टाइम लेगा। तो हम यहां देख रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। अब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्यों होगी वो हमको देखना है। हर बार अगर यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है तो फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए, तो वो जल्दी जल्दी सर्कुलर पाथ में मूव करने लगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। किससे? वेलोसिटी जब बढ़ गई तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी बढ़ गई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, या फिर जब हम यहां पर देख रहे हैं कि ज्यादा लॉन्ग पाथ जब वो ट्रेवल करता है तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है? ऐसा भी नहीं है। हम यहां पर देख रहे हैं कि जब चार्ज पार्टिकल एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो उस पर जो टाइम टेकन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ही तो बोलते हैं हम टाइम पीरियड, और वो ऐसा होता है। अब हम ये टाइम पीरियड किस फॉर्मूला से निकालेंगे वो देखना है। तो हम इजी जानते हैं एक फॉर्मूला कि वो वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना। तो हम यहां पर देख रहे हैं जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो टाइम होगा वो तो टाइम पीरियड होगा कैपिटल टी के इक्वल, और ये डी है तो वो डिस्टेंस होगा एक कंप्लीट साइकिल का डिस्टेंस। अब एक कंप्लीट साइकिल का डिस्टेंस क्या होगा, किसी सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल होगा, और हम जानते हैं कि सरकमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर होता है, जहां पर आर रेडियस है और यहां पर हो जाएगा v। तो इस फॉर्मूला से t इक्वल होगा 2 पाई आर अपॉन v। पर ये फॉर्मूला हम यहां यूज नहीं करते, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए, उसको हम यहां पर देखते हैं। टाइम पीरियड t इक्वल 2 पाई आर अपॉन v। ठीक है, 2 पाई आर अपॉन v। ये v क्या है, v की वैल्यू इधर किसी स्टेप में हमने फाइंड किया था जो यहां पर मैंने मिटा दिया, तो हम यहां पर देख रहे हैं उसकी वैल्यू हम यहां रखे हैं क्यू बी आर अपॉन एम। तो वैल्यू क्या होगी v की, क्यू बी आर अपॉन एम, ये है उसकी वैल्यू, यहां इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। अब हम यहां पर देख रहे हैं r से r तो कैंसल हो ही जाएगा, तो यहां से t इक्वल क्या होगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला है।
और इसका यूज हम इस मूविंग चार्ज पार्टिकल जो साइक्लोट्रॉन के अंदर मूव कर रहा है उसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। तो अब ये कई चक्कर लगाता है यहां पर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो देख रहे हैं हम। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो या तो वो एफ से डिनोट करते हैं या फिर न्यू से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे हम, तो क्या होगा, यहां होगा 2πm अपॉन क्यू बी, इस इक्वेशन से हमने रख दिया। तो अब हमें फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, न्यू इक्वल क्यू बी अपॉन 2πm। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। किसकी फ्रीक्वेंसी, यहां पर जो चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं साइक्लोट्रॉन के अंदर उनकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो हम देख रहे हैं, मैं जस्ट इसके पहले बता रहा था कि फ्रीक्वेंसी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो यहां देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है क्यू बी अपॉन 2πm। तो यहां तो वेलोसिटी टर्म नहीं है ना, ठीक है ना, यहां एनर्जी टर्म भी नहीं है ना। तो फ्रीक्वेंसी किसी भी जो चार्ज पार्टिकल यहां मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, और उसकी एनर्जी पर भी डिपेंड नहीं करती, चाहे वो जितनी एनर्जी हो जाए उसकी बढ़ जाए, पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड यहां कितना है, और मास पर, ठीक है। तो मास तो कांस्टेंट होता है उसका, चार्ज और बी इन दोनों पर वो ज्यादा डिपेंड करता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम सर्कुलर पाथ का जो रेडियस इंक्रीज होता जाता है तो फ्रीक्वेंसी घटती है और ना ही बढ़ती है, क्योंकि जैसे ही ये छोटा ये साइकिल कंप्लीट किया ना, तो उसकी जब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उतने ही टाइम पे वो दूसरा साइकिल भी कंप्लीट कर लेगा। मींस उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो यहां पर एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और वो वेलोसिटी या फिर एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती। ओके, इसके बाद वाले लेक्चर में हम कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है या नहीं, और अगर करता है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके।